रहे थे, वो जानना चाह रहे थे कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक, इसका एपिलेप्सी का क्या रिलेशन है हार्ट अटैक या स्ट्रोक से। ये अच्छा अच्छा। हाँ। तो हार्ट अटैक दिल की बीमारी है, स्ट्रोक दिमाग की बीमारी है। ठीक है। दोनों में समानताएं बस इतनी है कि अगर हमारे हार्ट में निरंतर काम करने के लिए खून का पहुंचना जरूरी है। कोई भी अंग काम करता है तो वहां खून, खून की नसों से, जिसको अंग्रेजी में हम आर्टरीज एंड वेन्स कहते हैं, हिंदी में धमनियां शिराएं कहते हैं। तो हमारे हर अंग को खून की सप्लाई होती है जिससे कि वो अपना काम कर सके। तो हार्ट भी, जैसे जो हमारा दिल है वो भी एक मसल है, उसको निरंतर बीट करने के लिए ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स हैं जो वहां पे खून पहुंचाती हैं। अगर वो खून की नसें सिकुड़ जाए किसी वजह से, बहुत से कारण होते हैं, सिकुड़ जाए और हार्ट में, दिल में खून पर्याप्त मात्रा में ना पहुंचे तो हार्ट अटैक होता है। वैसे ही दिमाग को काम करने के लिए निरंतर वहां पे भी खून पहुंचना जरूरी है, जिसके लिए ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स। तो अगर इन धमनियों या शिराओं की बीमारी किसी वजह से इनमें ब्लॉकेज आता है, या कभी कभी ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से, इलाज उसका नहीं होने से खून की नस फट भी सकती है, तो उससे ये होता है कि दिमाग के किसी हिस्से में खून नहीं पहुंच पाता है और इसको स्ट्रोक कहते हैं। तो हार्ट अटैक दिल की बीमारी है, स्ट्रोक दिमाग की बीमारी है। दोनों अचानक होती हैं, दोनों खून की सप्लाई किसी कारण से बाधित होने से, रुक जाने के वजह से होती है। दोनों एब्सोल्यूट इमरजेंसी है जिसमें कि टाइम बहुत ही मूल्यवान होता है। हार्ट अटैक पड़े तो उसके बाद आपको जल्दी से जल्दी अस्पताल जैसे लोग पहुंचते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा, ज्यादातर लोग जानते हैं। परंतु स्ट्रोक के बाद तुरंत दिमाग की का इलाज जरूरी है, ये बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो हम लोग अक्सर जो होता है, दुर्भाग्यवश मरीज जब स्ट्रोक का अस्पताल पहुंचता है तो वो इतने देरी के बाद पहुंचता है कि जो उसके लिए बेहतर इलाज है वो हम उसको नहीं दे पाते। तो लोगों को ये समझना जरूरी है कि दोनों ही परिस्थितियों में आपको डॉक्टर के पास या इमरजेंसी में आपके आसपास जो भी है, आपको तुरंत पहुंचना चाहिए। दोनों का इलाज, जो बेस्ट इलाज है वो तुरंत होता है। बाद में जो इलाज होता है वो बस थोड़ा बहुत मदद करता है, ज्यादा मदद उससे नहीं होती। तो मैम घर में लोग कैसे पहचान सकते हैं अगर स्ट्रोक हो तो? तो स्ट्रोक का जैसे कहते हैं कि अचानक से होगा, आपके शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर देता है, जैसे अचानक से आपको लकवा, हम हिंदी में इसको लकवा, तो हाथ आपका कमजोरी आ गई, या हाथ पांव दोनों में आ गई, चेहरा एक तरफ आपका थोड़ा सा कमजोर हो गया, या आप बोल नहीं पा रहे हैं अचानक से, तो ये सब चीजें अचानक होती हैं। अचानक लड़खड़ाने लगे चलने में, या कभी कभी बहुत ज्यादा उल्टियां आने लगी, चक्कर आने लगा, जबान लड़खड़ा रही है, चलने में लड़खड़ा रही है, तो ये सब जो है अलग अलग दिमाग के अलग अलग हिस्से में प्रभाव होता है जो स्ट्रोक का, उस कारण से होते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। मैं पहले एक एक करके जी, अनम्यूट तो कर। ये यस। स्ट्रोक का, मिर्गी या एपिलेप्सी यस। ये अलग बीमारी है और स्ट्रोक अलग बीमारी। ठीक है। ठीक है। मेरी नींद को लेके कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस पेशेंट्स के होते हैं कि कई हम्म, बार नींद नींद ठीक से नहीं आती है, या उनको बोला जाता है वो मेडिसिन ले रहे हैं, उनको बोला जाता है ये नींद की दवाइयां हैं, फिर वो हम्म। खुद से ही कम कर देते हैं मेडिसिन। तो तो मरीजों को दवाइयों के विषय में डॉक्टर से जानकारी लेनी चाहिए, ना कि पड़ोसी से या दोस्त से, या ड्रग स्टोर वाले से। आपके डॉक्टर आपको दवाई के बारे में बेस्ट और सही जानकारी देंगे। आपको अगर दौरे की बीमारी है और दौरे की दवाइयां लिखी जा रही हैं, तो दौरे की अधिकतर दवाइयों से का साइड इफेक्ट होता है कि थोड़ी बहुत नींद या सुस्ती आती है। इसका मतलब नहीं है कि ये दवाई आपको सुलाने के लिए दी जा रही। तो अगर आपको कोई, और कुछ दवाइयों के लिए ये ज्यादा गलत फहमी है लोगों के दिमाग में कि ये मेरे को
सुलाने के लिए, क्योंकि आपको ड्रग स्टोर वाले फार्मासिस्ट फार्मासिस्ट तो है नहीं, वो लोग जो दवाई बेच रहे हैं वो ज्यादातर वो फार्मासिस्ट नहीं होते हैं अधिकतर, वो बस दवाई की दुकान चलाते हैं। तो वो आपको कह देते हैं कि ये तो सुलाने की दवाई, और आप उनकी बात मानते हैं। आप क्यों नहीं डॉक्टर से सलाह कर लेते हैं वापस? तो आपका इलाज चार लोग मिलके नहीं कर सकते। अगर डॉक्टर इलाज कर रहा है, आप पूरा भरोसा डॉक्टर में रखिए, और जो भी जानकारी लेनी है डॉक्टर से लीजिए। और अपने मर्जी से दवाइयां घटाना बढ़ाने का काम करेंगे तो वो आप अपने मरीज को बेकार में दौरे पड़ने की परिस्थिति में पहुंचा देते हैं। तो आप खाने को लेकर भी काफी क्वेश्चंस आते हैं कि इसका खाने से कोई रिलेशन है, किस तो टाइप का खाना खा सकते हैं, नहीं खा अ, सकते हैं, कोई परहेज करना है। बहुत से मरीजों को ये गलत फहमी है कि दवा बिना खाना खाए दवा नहीं खाई जा सकती, और इस गलतफहमी की वजह से हम आपको समझाते हैं कि आप दवा समय से लें, सुबह 7 से 8 लें, शाम को 7 से 8 लें, समय से लें, घड़ी देख के एकदम सही समय पे, एक ही समय पे सुबह शाम लेना दवाई जरूरी है। परंतु बिना बताए मरीज ये समझते हैं कि खाना खाने के बाद भी, जबकि खाने का कोई जिक्र तो किया ही नहीं जाता है मेरे क्लिनिक में। तो आप सब मरीजों को ये जानकारी होनी चाहिए कि दवाई समय से लेना, जो समय बताया गया है वो समय पे लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने कुछ हल्का फुल्का खा लिया है, चाय पी ली है, एक दो बिस्किट खा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर आपने कुछ नहीं खाया है तो भी आप दवाई समय से लीजिए। बल्कि दवाई जो होती है उसका अब्जॉर्प्शन, यानी कि दवाई हम खाते हैं तो हमारे पेट से जो हमारे खून में दवाई पहुंचती है, वो क्रिया खाली पेट बल्कि दवाई खाने से बेहतर ढंग से होती है। परंतु कभी कभी कुछ मरीजों को ऐसा लगता है कि वो दवाई खाते हैं खाली पेट तो उनको पेट में जलन हो रही है। अगर आपको ऐसा लगता है तब ठीक है, आप कुछ हल्का फुल्का खा लीजिए, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको खाली पेट दवा खाने से परेशानी होगी, बल्कि आपको दवा ज्यादा बेहतर असर करेगी। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि दवा समय पे खाना जरूरी है, ना कि पेट भर के खूब सारा खाना खाएं तब दवा खाएं, ऐसा को कतई आपको बताया नहीं जाता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि हर बीमारी के लिए मरीज कुछ परहेज पूछता है। जैसे पेट के डॉक्टर बताते हैं आप ये नहीं खाइए, वो नहीं खाइए, तला भुना नहीं खाइए। डायबिटीज के डॉक्टर बताते हैं मीठा नहीं खाइए, ब्लड प्रेशर है तो आप ज्यादा नमक नहीं खाइए। तो मिर्गी के रोगी भी अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे बीमारी में भी कोई डॉक्टर हमें परहेज बताएंगे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपकी बीमारी का कुछ खाने से खास ताल्लुक नहीं है। यानी कि आपको भी हेल्दी बैलेंस्ड डाइट जो सबको खाना चाहिए, यानी कि सब कुछ मिला जुला, जिसमें हरी सब्जी, फल, दूध, दही, सब कुछ। आप अगर मीट मछली खाने वाले हैं तो आप अंडा, मुर्गा, मछली, मीट जो खाना चाहें, तो आपको सब कुछ नॉर्मल डाइट जैसे होती है वो आपको खानी चाहिए। आपको कोई भी चीज मना नहीं है। हाँ, मना आपको नशा मना है। तो नशा तो आपको बीमारी हो या ना हो वो तो बुरी चीज ही है। तो नशे से दूर रहें, हर प्रकार के नशे से, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब या कोई भी नशा जो है वो जरूर, वो तो आपको डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है। आपको भी पता है कि नशा से कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो ये लें या ना लें आपको पूछने की जरूरत है नहीं। खाना जो है आप खाएं, जो चाहे वो खाएं। एक चीज का ध्यान रखना है कि आप सफाई का ध्यान रखें। आप घर में खाना बना रहे हैं वहां सफाई का ध्यान रखें। आप बाहर खाना खा रहे हैं तो जरूर सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि बाहर कौन सी चीज कितने सफाई से बन रही है ये हमें नहीं पता रहता है, और हम खाली ऐसे ही खा लेते हैं चीजें उल्टी सीधी, तो फिर हमारी तबीयत खराब होने की का डर रहता है। तो बस सफाई का ध्यान रखें, बैलेंस्ड डाइट खाएं, समय पे खाना लें, और कोई विशेष खाना खाने से या नहीं खाने से आपके मिर्गी या दौरे पे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। ठीक है मैम। एक और बहुत जो कॉमन, खासकर जो लोग ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, तो वो लोग का ये कहना होता है कि हमने, और ये लॉन्ग टर्म मतलब 8-10 साल वो दवाई चलाते हैं, वो कहते हैं हमें हमारे हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, हम दवा भी ले रहे थे और ज्यादा फर्क नहीं पड़ा,
इसीलिए अगर दवाई लेके भी दौरा आना ही है तो हम उतना खर्चा भी होता है, तो उससे तो बेहतर है हम दवाई छोड़ ही दें, तो उतने दौरे तो उनको आ ही रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट या उनके फैमिली को हम कैसे बोल सकते हैं कि आपको ट्रीटमेंट। सबसे पहले शैली, मेरा इंटरनेट कुछ और है कनेक्शन, सुनाई पड़ रहा है? मेरे यस मैम, सुनाई पड़। सुनाई पड़ रहा है, अच्छा। तो देखो, पहली बात तो जो मरीज महीनों या सालों दवाई नहीं खाते हैं और बोलते हैं इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि खाने और नहीं खाने में कोई अंतर नहीं है, तो पहली बात तो इसमें ही बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। ये बहुत सिंपल सी चीज नहीं बोल रही हैं। जब पहले खाते थे तो क्या उन्होंने कभी दौरे का हिसाब किताब रखा था, लिखा था? कुछ पता है कि हफ्ते में, महीने में, 6 महीने में कितने दौरे पड़ रहे थे? तो वो पुरानी बात है। पुरानी बात अगर हम खुद ही सोचें, मैं सोचूं कि 2 साल पहले कोई भी चीज के बारे में, तो जाहिर है मुझे वो उतनी अच्छी तरह से याद नहीं होगी जो मुझे अभी जो चीज हो रही है वो बेहतर याद होगी। तो अगर किसी कारणवश उनके दौरे जो भी हैं प्रेजेंट आज के समय में, उनको ये ऐसा महसूस हो सकता है, उनको ये लग सकता है कि पहले भी ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे ही हैं, लेकिन ये उनका इम्प्रेशन है। मतलब यानी कि ये जरूरी नहीं है कि अगर उन्होंने डायरी, दौरे की डायरी मेंटेन की होती तो तो हम ये विश्वास कर सकते हैं अगर देख करके कि अच्छा, आपको साल में लगभग 20 दौरे पड़े थे जब आप दवाई खा रहे थे, और अब आप दवाई नहीं खा रहे हैं तो आपको साल में कितने दौरे पड़ रहे हैं। अगर इस किस्म का कोई रिकॉर्ड कीपिंग नहीं हुआ है तो पहली बात तो मैं ये ही नहीं मानने को तैयार होंगी कि उनके दौरे तब और अब में कोई फर्क नहीं। दूसरी बात है कि वो किस प्रकार के दौरों को गिन रहे थे। अगर वो केवल बड़े दौरे गिन रहे थे तो उनको ये भी समझ में आना चाहिए कि बड़े दौरों के अलावा बहुत छोटे वाले दौरे होते हैं जिसमें कुछ सेकेंड या आधे मिनट, 1 मिनट के लिए मरीज खाली थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, उनको समझ नहीं आता है, फिर वो ठीक हो जाता है। बहुत से मरीज इन दौरों को गिनते ही नहीं है। तो हो सकता है कि पहले ऐसे दौरे ना पड़ते हों लेकिन अब बड़े दौरे के साथ साथ ये दौरे भी पड़ रहे हों। तो ये बोल देना कि नहीं, मेरे को दवा से लूं या ना लूं कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ये अन्यथा मतलब ये जब तक कि कोई इसका क्या बोलेंगे प्रूफ, यानी कि आप इसका कुछ मेरे को रिकॉर्ड ना परिणाम। दिखाएं और मैं, हाँ, क्या बोलते हैं प्रूफ को, प्रमाण, मैं गलत। कोई प्रमाण हाँ, ना प्रमाण। दिखाएं, प्रमाण ना दिखाएं तब तक मैं नहीं विश्वास करूंगी आपकी इस बात पे। आपको ऐसा लग सकता है लेकिन ये सही बात नहीं है। दवाई नहीं लेने के हम बहुत बहुत मतलब केवल हमारे अनुभव में नहीं, हमारे अस्पताल में नहीं, परंतु दुनिया भर के डॉक्टरों का जो अनुभव है कि जो मिर्गी के मरीजों में अचानक से मृत्यु होती है वो ज्यादातर उन्हीं मरीजों में होती है जिनके दौरे कंट्रोल नहीं है और जो दवा नहीं ले रहे होते हैं। अगर दवा लेते हुए आपके दौरे कंट्रोल नहीं है, ऐसे भी मरीज बहुत होते हैं। बहुत मतलब 100 में से 25 से 30 मरीज ऐसे हो सकते हैं जिनको दवा लेने के बावजूद, मतलब सही दवा लेने के बावजूद दौरे नहीं कंट्रोल हो रहे हैं, जिनको हम ऑपरेशन की सलाह देते हैं। परंतु उनमें भी दवा नहीं लेने और दवा लेने के वक्त फर्क रहता है। उनको खतरा, हर किस्म का खतरा, दवा लेने से उनका खतरा कम होता है डेफिनेटली। और दवा एकदम नहीं लेंगे तो एक तो उनको बड़े दौरे पड़ने की ज्यादा संभावना है जिसमें कि वो बेहोश हो जाएंगे और उनको हाथ पांव, हड्डी टूटने का, दांत टूटने का, जल जाने का, ये सब खतरा ज्यादा रहता है। और वही मरीज दौरे भले ही ना रुके हों लेकिन दवा ले रहा है तो उसके दौरे छोटे होते हैं, उसको लाइफ थ्रेटनिंग या उसके जिंदगी को खतरा उन दौरों से कम होता है। तो इस किस्म का विचार जो है कि नहीं, दवा लेने या नहीं लेने से कोई फायदा नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। और आप ये समझें कि कोई डॉक्टर आपको जबरदस्ती दवा नहीं खिलाना चाहते हैं। आपको दवा से थोड़ा या ज्यादा फायदा ही होगा। और डॉक्टर भी चाहते हैं कि आपके दौरे बंद हो जाएं। कौन डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उसका मरीज एकदम ठीक हो जाए? सभी डॉक्टर ये चाहते हैं। परंतु बीमारी हमारे हाथ में तो है नहीं, सबके दौरे अलग होते हैं।
कुछ मरीज के दौरे दौरे बहुत आसानी से 1 या 2 दवा में कंट्रोल होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं। जिनके नहीं होते हैं उनके उनको आगे जो करना है डॉक्टर आपको सलाह देगा। परंतु ये कहना कि मेरे दौरे नहीं बंद हुए इसलिए मेरे को दवाई लेने नहीं लेने में कोई फायदा नहीं है, ये एकदम गलत बात है और ऐसा करने से एकदम बचना चाहिए। आपका मरीज, उसका खतरा आप बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं अगर आप दवाई लेने के लिए दवाई ले ही नहीं रहे। ठीक है मैम। तो ये जैसे आपने बोला डोरो का रिकॉर्ड करना, तो इसके बारे में भी अब जब पेशेंट्स वो दौरे मरीज या का फैमिली। रिकॉर्ड, 2 प्रकार का रिकॉर्ड जरूरी है। एक ये रिकॉर्ड जरूरी है कि आप एक छोटी सी डायरी रखें जिसमें जब भी दौरा पड़ रहा है, बड़ा या छोटा दौरा, आप महीना आज पड़ा है तो 22 अप्रैल 2022, फिर अगर 5 मई को पड़ा तो आपने लिख दिया, 25 मई को पड़ा आपने लिख दिया। यानी कि आप 5 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर पूछें आपको कितने दौरे पड़े तो आप डायरी दें और डॉक्टर खुद देख लें, अच्छा इनको मई के महीने में 3 दौरे पड़े थे, जून में नहीं पड़ा, जुलाई में नहीं पड़ा, फिर अगस्त में इनको 3 तारीख को और 29 तारीख को पड़ा। तो आपको अपने दौरे की का तिथि और महीना आप ये डायरी बना लें जिसमें आप लिख रहे हैं। अगर आपने कभी दवाई की भूल चूक करी और उस वजह से दौरा पड़ा है तो वो भी लिख दे कि ये दौरा इसलिए पड़ा है क्योंकि आप 1 दिन 2 दिन आपने दवाई नहीं खाई। क्योंकि अगर आपको दौरा पड़ेगा और आप दवाई भी सही से खा रहे हैं तो फिर डॉक्टर आपकी दवाई बढ़ाएंगे। परंतु अगर आप दवाई खाना ही भूल गए, एक बार एक खुराक या 1 दिन या 2 दिन और फिर दौरा पड़ा, इसमें डॉक्टर को दवाई बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको दवाई सही तरीके से नियमित रूप से खाने की जरूरत है। तो एक तो ये रिकॉर्ड हो गया। दूसरा रिकॉर्ड, कई बार डॉक्टर को ये समझने में थोड़ी दिक्कत आती है कि आपको दौरे में क्या होता है, तो आप जैसे भी उसको उसका वर्णन करते हैं कई बार डॉक्टर समझ नहीं पाते हैं, हम लोग हमें थोड़ी दिक्कत होती है और ये हमें समझना, समझेंगे हम तो आपकी दवाई बेहतर, आपको सही दवाई दे सकते हैं। तो दौरा तो आपके सामने होगा, डॉक्टर के सामने तो दौरा बहुत रेयर कभी हो सकता है, बाई चांस पड़ जाए अस्पताल में, नहीं तो दौरे तो आपके घर में ही पड़ रहे हैं, अब घर वाले देख रहे हैं। तो अगर कोई अच्छा सही ढंग से वीडियो बना ले, ये दूसरा रिकॉर्ड है जो आप लेके आए, अगर डॉक्टर को दिखाएं तो डॉक्टर आपका दौरा समझने में और आपकी दवाई का सुधारने में बहुत मददगार हो सकता है। वीडियो बनाने में 2 4 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई लोग सर्दी के मौसम में वीडियो बनाते हैं, मरीज के ऊपर पूरा रजाई पड़ा हुआ है और आप वीडियो बना रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप मरीज के ऊपर चादर है, रजाई है, जो भी है उस कपड़ा हटा दें। मरीज के आसपास लोग इतना झुक जाते हैं कि खाली लोगों की पीठ या सर नजर आ रहे होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। मरीज के आसपास कोई ना हो, रोशनी हो, पूरा कमरे की लाइट ऑन करें और दूर से, मतलब पूरा शरीर मरीज का ठीक से दिख रहा हो। और ऐसे नहीं कि पैर से सर के बीच में कैमरा बार बार घुमाते रहें, कुछ नहीं समझ में आता है। एक तरफ एक मतलब स्टेडी फोकस करे रखें, कैमरे को एक जगह रखें और पूरा दौरा शुरू से आखिर तक उसको रिकॉर्ड करें। और वो डॉक्टर को जब आप जाएं तो अपना एक दौरे का डायरी जिसमें आपको दौरा कब कब पड़ा है वो लिख के ले जाएं और साथ में वो वीडियो जो आपने फोन में अपने बनाया है वो भी ले जाएं। तो ये दोनों रिकॉर्ड आपके इलाज में बहुत मददगार हो सकती है। थैंक यू मैम। जो डायरी का एक और क्वेश्चन था, वो जो छोटे जो हल्के झटके होते हैं उनका भी क्या रिकॉर्ड रखना होता है? ये कई बार पेशेंट्स बहुत पूछते हैं। जरूरी है, रखना जरूरी है। ये हो सकता है कि कई बार कोई दौरे का पता नहीं चल पाता है, वो तो अलग बात है, लेकिन छोटे दौरे मरीज को खुद या मरीज के साथ वालों को, परिवार वालों को पता चल रहा है तो जरूर बड़े दौरे छोटे दौरे दोनों की संख्या हमें जानना जरूरी है। क्योंकि आप जब बोल रहे हैं कि दवा से फायदा नहीं हो रहा है, ये भी संभव है कि आपको छोटे वाले दौरे दिन में 10 12 15 पड़ रहे थे और आप अब आपको 1 या 2 पड़ रहे हैं, तो आप इसको कुछ सुधार नहीं हो रहा है बोल देते हैं। तो जब तक आप संख्या नहीं लिखेंगे ना आपको खुद पता रहेगा ना आप डॉक्टर को सही जानकारी देंगे। तो बड़े दौरे आप एक टिक बना सकते हैं या 1+ लिख सकते हैं, बड़े बड़े दौरे। छोटे दौरे के लिए आप कुछ और निशान बना सकते हैं, 1+2+, ऐसा कुछ भी निशान बना सकते हैं या अलग रंग से लिख सकते हैं, बड़ा दौरा और छोटा दौरा टिक जो बनाते हैं, जिससे कि हमें आप बता सकें कि ये सब काले में अक्षर, जो काले अक्षर है वो सब बड़े हैं, लाल जो है छोटे।
मतलब इस प्रकार का आप रिकॉर्ड, जितना बेहतर रिकॉर्ड रखेंगे डॉक्टर आपका उतना बेहतर इलाज कर सकते ठीक है मैम। एक और चीज जो बहुत कॉमनली पेशेंट्स या उनके फैमिली पूछते हैं वो ये है कि कई बार वो बोलते हैं कि उनको लगता है कि ये सर्दियों में ज्यादा होते हैं, और कई बार वो बोलते हैं कि नहीं, जब बहुत गर्मी होती है तब हमारे पेशेंट को, तो इसका कोई रिलेशन है क्या टेम्परेचर से, दौरों का कोई तो कि? अब मरीज को ऐसा लगता है तो हम मरीज की बात को कभी भी, हमें थोड़ा ये लगता है कि मरीज खुद भुगत रहा है तो उसकी बात में कुछ होगा तभी बता रहा है, लेकिन मरीज अगर ये बात का रिकॉर्ड रख के दिखाए कि देखिए गर्मियों में इतने दौरे पड़े और सर्दियों में इतने, और ये हर साल हो रहा है, तो उसमें हम कुछ उसके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन इस किस्म का रिकॉर्ड दिखाए बिना कोई कहे कि नहीं मेरे को सर्दी में दौरे ज्यादा पड़ते हैं और गर्मी में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि देखिए दौरे बड़े रैंडम इवेंट्स हैं, मतलब चांस की बात है आपको कब दौरा पड़ गया, कहाँ पड़ गया, क्या करते हुए पड़ गया। तो आज ही मेरे को कोई कुछ ओपीडी में बोल रहा था कि पढ़ते हुए या पता नहीं क्या करते हुए पड़ गया, तो अब तब से वो पढ़ाई नहीं कर रहे, तो खाना खाते हुए पड़ जाएगा तो क्या आप खाना खाना बंद कर देंगे? तो ये तो कभी भी पड़ सकता है ना, तो ऐसे आपको, अब आपकी कई लोगों को साल में 2-3 दौरे ही पड़ते हैं, अगर अब बाय चांस वो गर्मी में पड़ गए तो आप बोलेंगे कि मेरे को खाली गर्मी में दौरे पड़ते, लेकिन वो बात सही नहीं होगी। तो वो हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखना पड़ेगा। अगर आपके इनफ्रीक्वेंट दौरे हैं साल में 2-3, तो 2-3 साल में पता चलेगा कि आपको केवल सरगर्दी सर्दी या गर्मी में दौरे पड़ रहे हैं, एक साल में आप नहीं बता सकते ऐसे। अगर आपको हर महीने दौरा पड़ रहा है तो हम फिर साल, 1.5 साल, 2 साल में समझ में आ जाएगा। गर्मी आई तो 2 बार 3 बार कम से कम गर्मी आए या सर्दी आए तब पता चलेगा। लेकिन आप बहुत ही मतलब एक साल में या एक मौसम में देख करके इस किस्म की जो इम्प्रेशन बताते हैं तो वो सब गलत। ठीक है। एक और चीज थी मैम, कई पेशेंट्स पूछना चाहते हैं कि वो फास्ट यानी कि व्रत रख सकते हैं अगर उनको वो दवाई खा लें बस और उनको दौरे की? वो अलग चीज है, लेकिन खाली पेट दवा खाने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु अगर अब फास्ट अवॉइड किया जा सके तो बेहतर है, क्योंकि किसी भी किस्म का स्ट्रेस जो अवॉइडेबल है वो आप अवॉइड करें, बल्कि आपको फास्ट करना ही है तो आप कम से कम अपना पानी और कुछ हल्का फुल्का ले लें, मतलब एकदम ऐसा 24 घंटे ना पानी ना खाना, इस किस्म के बहुत ही ड्रास्टिक फास्ट ना करें तो आपके लिए बेहतर है, और दवाई तो किसी हाल में नहीं छोड़ सकते। ठीक है। तो इसी का मैम, कुछ लेडीज जो यंग मदर्स हैं जो बच्चों को दूध पिला रही होती है, उनका कई बार क्वेश्चन होता है कि कहीं उनकी दवा से बच्चे को तो कोई असर, बिकॉज वो ब्रेस्ट फीड कर रही हैं बच्चे को दूध। तो बहुत सी दवाइयाँ ब्रेस्ट मिल्क में, माँ के दूध में सिक्रीट होती हैं, पाई जाती हैं, परंतु वो बच्चे के शरीर में छोटी मात्रा में ही सही लेकिन पहुंचती हैं दवाइयाँ। परंतु बच्चे को मदर जो माँ का दूध है वो पिलाने के फायदे जो हैं वो ये दवा के पहुंचने से जो थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है वो बहुत कम है, और माँ के दूध पिलाने के फायदे बहुत ज्यादा हैं। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग की कतई मनाही नहीं है, कतई मनाही नहीं है। और माँ जो है, जब बच्चा आपके पेट में है तो भी उसको वो दवाइयों से एक्सपोज्ड है, ये समझना चाहिए, क्योंकि माँ का ही खून तो बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू जो है पहुंच रहा है। तो अगर माँ कोई दवाई खा रही है तो उसको माँ के पेट में भी 9 महीने वो दवाइयों का एक्सपोजर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट मिल्क में वो पहली बार दवाई से एक्सपोज होने वाला है। तो आप अब ब्रेस्ट फीड आराम से करा सकते हैं अपना दवाई खाते हुए। और आप बेहतर ये होता है कि आप अपने डॉक्टर से इसकी चर्चा कर लें, क्योंकि कभी कभी जो एक आध दवाइयां हैं जो जिससे बहुत ज्यादा सुस्ती होती है, उसकी अगर आपकी बहुत हाई डोज चल रही है तो बच्चे में थोड़ी सुस्ती आ सकती है, और उसके लिए हम हो सकता है कि दवाई आपकी बदल दें या आपको क्या करना चाहिए आपको अलग से राय दें। तो हालांकि जनरल रूल तो यह है कि आप ब्रेस्ट फीड जरूर कराएं बिना किसी घबराहट के, लेकिन
अगर आप मतलब आपको डॉक्टर के संपर्क में हैं तो आप एक बार अपने दवाइयों के संदर्भ में ये बातचीत अपने डॉक्टर के साथ भी कर लें। ठीक है। मैम एक और बहुत मैंने जब पेशेंट से बात करती हूँ देखती हूँ कि काफ़ी कॉमन हो जाता है। ऑल्दो मैं उनको गाइड करती हूँ फिर भी आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा मतलब आप जैसे वो कहते हैं कि हम सेम वही प्रॉब्लम कि हम बहुत टाइम से दवा ले रहे थे, लेकिन फिर वो किसी और का जानने में देखते हैं कि उनको बहुत बेहतर उनकी दवा से उनको बहुत बेहतर दौरे पे काबू मिल गया, तो वो फिर दवा बदल देते हैं। नहीं मतलब तो किसी और मरीज की बीमारी हाँ, को देख, उनको भी, हाँ, उनको भी वो दौरे आते ये थे तो तो उनके ये तो तो वो शैली मैंने अभी मतलब 10 मिनट पहले यही बात कही थी आपको कि जी, हम अगर ओपीडी में 50 मरीज देख रहे हैं तो हालांकि सबको दौरे पड़ रहे हैं, परंतु सबकी बीमारी एक नहीं है। किसी को सर में चोट लगने की वजह से दौरे पड़ रहे हैं, किसी के बच्चा देरी से रोया था जन्म के वजह से, इस वजह से उसको दौरे पड़ रहे हैं, किसी के दिमाग में कोई किस्म की गांठ है इसलिए दौरे पड़ रहे हैं। तो जब अलग अलग कारणों से दौरे मरीजों को पड़ते हैं तो उनका दवा से जो प्रभाव, जो फायदा होता है वो भी हर मरीज में एक जैसा नहीं होता है। कुछ कुछ कारणों से जो दौरे पड़ते हैं वो हम दवा से काफी आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। और कुछ मरीज ऐसे होते हैं, उनकी ऐसी बीमारी होती है जिनमें कि हम 3 4 5 दवा के बावजूद दौरे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो क्योंकि आपके बगल के मरीज का फायदा किसी दवाई से हुआ है तो आप सोचे कि मैं भी अपनी दवाई छोड़ के उसकी दवाई खाने लग जाऊं, तो ये तो बेवकूफी है। और आपकी बीमारी और आपके पड़ोसी मरीज की बीमारी अलग है। तो आप अपना मुकाबला अगल बगल के लोगों से ना करें। आप अपनी दवाई, आपको कुछ भी शंका हो रही है तो आप डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिए। और आपको फायदा नहीं हो रहा है तो वो इसलिए नहीं क्योंकि आपको दवाई सही नहीं दी जा रही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बीमारी ऐसी है जो हमें मालूम है कि 100 में से लगभग 75 75 से 80% मरीज तो दवा से इलाज काफी होता है, लेकिन 20 25% मरीज ऐसे होते हैं जिनको दुनिया भर में केवल दवा से दौरे नहीं रोके जा सकते। तो इसकी संभावना तो रहेगी। और अगर इन मरीजों को ये समझना चाहिए कि हमारे मरीज की या हमारी बीमारी कुछ कठिन किस्म की है, कॉम्प्लिकेटेड है, और आप में से ऐसे मरीजों में से कुछ को ऑपरेशन से फायदा होता है, तो उनको इधर उधर गलत सलत दवाई खाने के बजाय अपने डॉक्टर से सर्जरी, ऑपरेशन हो सकता है कि नहीं, ये सब डिस्कस करना चाहिए। और उसको अगर हो सकता है तो जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। एक और क्वेश्चन था मैम, काफी लोग पूछते हैं कि जब से हमने दवाई खाना शुरू किया तो हमें याददाश्त पे थोड़ा उनको लगता है कि उससे उनको चीजें याद नहीं रहती। दौरे के मरीज को कुछ भी होता है मेरे अनुभव में तो वो उसका कारण उसके हिसाब से दवाई है। उसके घर बिजली चली गई वो इसलिए क्योंकि वो दवाई खा रहा है, पानी नहीं आया तो जाहिर है दवाई खा रहा है तो उससे नहीं पानी आ रहा है। मतलब ये तो खैर मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन उनको कुछ भी हो तो वो सोचते हैं कि ये दवाई की वजह से। तो ये सही नहीं है। ये भी सही है कि कोई भी दुनिया में ऐसी दवाई किसी भी बीमारी की नहीं है जिसके साइड इफेक्ट्स ना हो। सब दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट दवाई का एक या दो होता है। किसी दवाई से फॉर एग्जाम्पल वजन बढ़ता है, सोडियम वैल्प्रोइड, उससे वजन बढ़ता है। किसी दवाई से फॉर एग्जाम्पल फेनिटोइन एप्टोइन कोई खा रहा है तो उसके मसूड़े सूजन आ जाती है। लेकिन ये नहीं है कि आप एक दवाई खा रहे हो और आपको उसके बाद कुछ भी हो। आपको बुखार आ गया दवाई की वजह से, आपको भूख नहीं लग रही है दवाई की वजह से, आपका पेट खराब हो गया, तो ये सही नहीं है। तो आप हर चीज का दोष दवाई पे ना दें। पहली बात, आप डॉक्टर से पूछ लें क्या इस दवाई से ये हो सकता है। इंटरनेट पे तो सब कुछ अवेलेबल है, आप पढ़े लिखे हैं तो आप गूगल करके पता कर सकते हैं कि इस दवाई के क्या क्या साइड इफेक्ट है। तो उस दवाई के उतने ही साइड इफेक्ट हैं, उसके बियॉन्ड नहीं है। तो आप जो है इस गलतफहमी में ना रहें कि आपको जो भी अगर गलत होता है तो वो दवाई उसका कारण है। ऐसा नहीं है, ये आपका वहम है। और थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, वो हमें मालूम है, दवा लिखते टाइम भी मालूम है, हम मरीज को बताते भी हैं कि इस दवाई से ये हो सकता है आपको। कोई दवाई हम धीरे धीरे शुरू करते हैं, बताते हैं इस दवाई से चक्कर आ सकता है आपको, या इस दवाई से आपको रैशेज या चमड़े में, स्किन में
दाने दाने पड़ सकते हैं, वो तो आप दवाई बंद करके हमारे पास आए, हम मरीज को ये जानकारी देते हैं। तो किस दवाई से क्या होने की संभावना है ये हम ये बताते हैं। और अगर आपको शक हो रहा है, आप या तो खुद ही इंटरनेट पे देख सकते हैं, आजकल तो सब कुछ उपलब्ध है। और अगर आप आलस करते हैं, हालांकि मैं जानती हूँ अधिकतर मरीज या अधिकतर लोग आजकल तो दिन भर इंटरनेट पे ही बैठे रहते हैं, फोन पे अपने, लेकिन अपनी बीमारी के बारे में अनफॉर्चुनेटली वो कुछ नहीं जानकारी हासिल करते हैं, वो पता नहीं क्या जानकारी हासिल करते रहते हैं। तो ये सब जानकारियां इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं, लेकिन आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। लेकिन कुछ भी हो तो उसको आप उसका जो दोष आप दवाई के सर ना बढ़ें और इस वजह से दवाई खाने में आनाकानी ना करें। आपकी बीमारी ऐसी है कि आपको दौरा पड़ेगा तो उसमें आपकी जान भी जा सकती है, आपको कुछ भी करने के पहले ये याद रखना चाहिए। तो आप ये डिसीजंस अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें तो बेहतर है। ठीक है। ऑपरेशन के बारे में सलाह चाहता था कि कितने % ऑपरेशन सक्सेस रहता है किसी मरीज का, और कितने % फेल तो रहता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता। ये भी कोई एक नंबर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जैसा मैंने आपको अभी बताया कि दवाई अगर एक मरीज को काम करती है, एक को नहीं, क्योंकि उनकी बीमारी एक नहीं है। वैसे ही ऑपरेशन भी एक मरीज का दूसरे मरीज से अलग होता है। तो मैं ऐसे बता दूं कि 50% आपको फायदा हो जाएगा या 90% हो जाएगा, ये गलत होगा, बिना जाने कि आपका बच्चा या आपका मरीज जिसका ऑपरेशन होने वाला है उसके दिमाग में MRI में क्या है। आप समझ रहे हैं बात को? तो हर एक में सक्सेस का जो संभावना है मरीज को फायदा होने का वो अलग होता है। तो ये आपके लिए, आपको लगता होगा नहीं ऑपरेशन होएगा तो ये कितना ठीक होगा, रुपए में 100, 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, लेकिन पूरी जानकारी के बिना आपको मैं गलत सलत चीजें यहाँ पे नहीं बता सकती। तो हर मरीज का क्या ऑपरेशन होना है ये इस पे निर्भर करता है कि उसके दौरे बंद होने की संभावना कितनी है। परंतु अगर आपको ऑपरेशन की राय पहले जब दी जाती है तो आपको बताया जाता है कि आप ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हैं, तो हम आपके मरीज को भर्ती करके जांचें करेंगे। जांचों से पता चलेगा कि आपके मरीज का ऑपरेशन हो भी सकता है कि नहीं, बिना जांच के तो ये भी नहीं पता हमको। और जब अगर जांचों से पता चला कि ऑपरेशन हो सकता है, उसके बाद हम बता पाएंगे कि आपके मरीज में क्या कमी है, क्या ऑपरेशन होना है और उसका सफल होने का क्या चांस है।